पिछले 2 दशकों के ओलंपिक पदक तालिका पर नजर डालो तो 2 बातें विशेष रूप में हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक तो ये कि स्पष्ट रूप से प्रत्येक ओलंपिक में भारत का स्थान रहा है, और दूसरा ये तथ्य है कि चीन का नाम तालिका में 2 बार आता है। पहला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या सिर्फ चाइना है, जिससे हम परिचित हैं। दूसरा है रिपब्लिक ऑफ चाइना या ताइवान। दोनों देश ये दावा करते हैं कि वे असली चीन है। इस अजीब स्थिति का कारण क्या है और ये स्थिति क्यों विद्यमान है? क्या ताइवान चीन का हिस्सा है? आइए इस वीडियो में ताइवान की कहानी और इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को भी देखें। 19वीं शताब्दी के अंत तक ताइवान पर चीनी साम्राज्य का शासन था, लेकिन 1895 के पहले चीन जापान युद्ध में ताइवान को जापानियों ने जीत लिया। चीन में राष्ट्रवादियों के नेतृत्व में हुई क्रांति ने समाजवादी शासन को समाप्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप चीन गणराज्य का गठन हुआ, लेकिन तब भी वर्तमान ताइवान सहित कई भूमि जापान के नियंत्रण में थी। वर्ष 1921 में चीन कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था और बाद के वर्षों में पार्टी फली फूली और पूरे चीन में ताकत हासिल की। लेकिन तत्कालीन सत्ताधारी पार्टी क्यूमिनटांग ने चीन कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव को एक बहुत बड़ा खतरा माना। अतः दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण गृह युद्ध शुरू हुआ, जो 14 वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व चीन पर हुए जापानी आक्रमण के समय ये संघर्ष रुक गया, लेकिन थोड़े समय के लिए। दोनों पक्षों ने आम दुश्मन के खिलाफ मिलकर काम किया, लेकिन प्रत्येक पक्ष केवल अपने दम पर जापान के खिलाफ लड़ने में दिलचस्पी रखता था। कुओमिंटांग पार्टी के अधीन चीनी सरकार ने जहां जापानियों के खिलाफ अपनी सेनाएं तैनात की, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी की रणनीति गुरिल्ला शैली पर हमला करने की थी। चाइना जापान युद्ध के फलस्वरूप चाइना में बहुत लोग हताहत हुए और विनाश हुआ। इसने सरकार और कुओमिंटांग पार्टी को कमजोर कर दिया। विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण के बाद चीन को ताइवान सहित उनकी जमीनें वापस मिल गई, लेकिन तब तक गृह युद्ध और बिगड़ गया। युद्ध के दौरान भारी नुकसान झेलने वाली कुओमिंटांग पार्टी इस बार बर्दाश्त करने में असमर्थ थी। कम्युनिस्टों को सोवियत संघ का भी समर्थन मिला। 4 वर्षों में उन्होंने पूरे चीनी मुख्य भूमि पर धीरे धीरे नियंत्रण कर लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की। चायांग काई शेक के नेतृत्व में कुओमिंटांग उस समय तक ताइवान भाग गए थे। उन्होंने ताइपे को अपनी राजधानी के रूप में चुना और अपना शासन शुरू किया। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम बरकरार रखा। प्रारंभ में लगभग सभी देशों ने उन्हें वास्तविक चीन के रूप में मान्यता दी। सोवियत ब्लॉक के कुछ ही देशों ने चीन को कम्युनिस्ट शासन के तहत मान्यता दी। भारत उन कुछ देशों में एक था जिन्होंने शुरुआत वर्षों में कम्युनिस्ट चीन को मान्यता दी थी। जब संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया तो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं ने युद्ध में चीन के योगदान को देखते हुए उसकी स्थायी सदस्यता के लिए सिफारिश की। युद्ध में चूंकि दोनों देशों ने चीन का प्रतिनिधित्व किया था, अमेरिका ने सूक्ष्म रूप से भारत को स्थायी सदस्यता की पेशकश की थी। लेकिन तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ना तो वो पूर्व और पश्चिम के बीच में प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बनना चाहते थे और ना उन्हें विश्वास था कि ऐसा करना ठीक है। धीरे धीरे अन्य देशों ने भी बीजिंग की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देना शुरू कर दिया। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। 1971 में संयुक्त राष्ट्र ने ताइवान की स्थायी सदस्यता वापस ले ली और इसे चीन को दे दिया। हालांकि तब तक ज्यादातर देशों ने चीन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अमेरिका अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। 1979 में जाके अमेरिका ने चीनी कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी, लेकिन अमेरिका ने ताइवान को अपना संरक्षण जारी रखा। पिछले दशकों में अमेरिका से ताइवान को जो वित्तीय सहायता मिली, उससे ताइवान को तेजी से आर्थिक विकास करने में मदद मिली। मुख्य रूप से निर्यात उन्मुख उद्योगों पर ध्यान के कारण ताइवान का आर्थिक विकास अधिक हुआ। इस बीच चीन अभी भी एक बंद अर्थव्यवस्था थी। इसके फलस्वरूप चीन और ताइवान के मध्य आर्थिक असमानता बहुत गहरी थी। डेंग शाओपिंग के प्रीमियर बनने के बाद चीन में स्थिति काफी बदल गई।
वे समझते थे कि तेजी से आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी बहुत आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने चीनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया और यहाँ तक कि ताइवान की कंपनियों ने भी यहाँ पर निवेश करना शुरू कर दिया और ये उत्पाद चीनी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो गए। आने वाले वर्षों में दोनों देशों ने तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया। आज दुनिया भर में अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद या तो चीन या ताइवान से होते हैं। इसके अलावा ताइवान की कई लोकप्रिय कंपनियां चीन में अपने अधिकांश घटकों का निर्माण करती हैं और इसे अपना सबसे बड़ा बाजार मानती। अब जब चीन ने आर्थिक विकास हासिल कर लिया है तो वे अपने राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को भी पूरा करने के लिए उत्सुक है। चीन का दावा है कि ताइवान एक प्रांत है और इसे मुख्य भूमि के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप अधिकांश देश केवल चीन के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखते हैं। कुछ अपवादों में वेटिकन जैसे छोटे राष्ट्र शामिल हैं। हालांकि अभी भी ताइवान एक संप्रभु देश के रूप में कार्य करता है। भारत सहित कई देशों के ताइवान के साथ अनौपचारिक राजनयिक संबंध है। जहां ताइवान की सरकार खुद को संप्रभु मानती है, वहीं चीन ये दावा करता है कि ताइवान उसका अभिन्न अंग है। चीन सरकार का ये भी दावा है कि वे ताइवान को किसी भी कीमत पर एकीकृत करेगा। उसका उद्देश्य है कि वर्ष 2049, जो कि चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना का 100वां वर्ष है, तब तक ताइवान को चीन का हिस्सा बनना है। इसे पूरा करने के लिए चीन अब तरह तरह के प्रयास कर रहा है। पहला तरीका ताइवानियों को चीन का हिस्सा बनाने के लिए लुभाना है। इसके साथ ही चीन को विश्वास है कि राजनीतिक दलों और कंपनियों को आर्थिक लाभ सुनिश्चित करा के उसे उनका समर्थन मिले। ये कोई सहयोग नहीं है कि कुओमिंगटांग, जो कभी चीन का दांत और नाखून का विरोध करता था, अब चीन का समर्थन कर रहा है। अगर कुओमिंगटांग एक बार फिर से सत्ता में आया तो ताइवान चीन का हिस्सा बन सकता है। खुली धमकियां भी उसका दूसरा तरीका है, क्योंकि ताइवान की अधिकांश बड़ी कंपनियां चीन पर निर्भर है। इसीलिए उन पर किसी प्रकार का भी प्रतिबंध लगाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त सैन्य धमकी भी है। ताइवान के हवाई क्षेत्र में चीनी जेट का घुसपैठ करना आम बात हो गई है। इन सब के बाद भी अगर ताइवान चीन के साथ शामिल होने के लिए राजी नहीं होता है तो चीन पूरी तरह से सैन्य अभियानों का सहारा भी ले सकता है। हालांकि ताइवान के पास काफी बड़ी और सक्षम सेना है, लेकिन चीन सेना के सामने ये अभी भी बहुत छोटा है। हालांकि अभी भी अमेरिका सहित पश्चिमी देशों का ताइवान को समर्थन जारी है। इस क्षेत्र में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की लगातार मौजूदगी इसका प्रमाण है। इन विमान वाहकों का मुकाबला करने के उद्देश्य से ही चीन ने TF-17 जैसे वाहक विरोधी मिसाइलें विकसित की हैं। हालांकि इस तरह के टकराव से बड़े पैमाने पे युद्ध हो सकता है, इसलिए चीन कम से कम अभी के लिए सीधे टकराव या आमने सामने युद्ध से बच सकता है। आज चीन ताइवान को प्रोत्साहन और धमकियों के मिश्रण के माध्यम से शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि उसे इस योजना को लागू करने के लिए और समय चाहिए, इसीलिए उन्होंने कम से कम 30 साल पहले से ही अपने प्रयास शुरू कर दिए। क्या हमें चीन के खिलाफ ताइवान का समर्थन करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।